तो हेलो बच्चों, कैसे हो सारे। स्वागत है आप लोगों का एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन के अंदर। तो भैया अब हम इस लेक्चर के अंदर बात करने वाले हैं कि भैया वो कौन सी टेक्निक्स हैं जिन टेक्निक्स की मदद से हम लार्ज प्रोग्राम्स को अपनी छोटी सी मेमोरी के अंदर रन करवा सकते हैं, या फिर बोला जाए तो भैया कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस के बचे हुए हैं, जैसे ओवरले, डायनेमिक लिंकिंग, डायनेमिक लोडिंग। इनके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है भैया। तो बिना किसी देरी के काफी लेक्चर छोटा करेंगे इसको, क्योंकि ये एक छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बड़े तेजी से इनको निपटाना शुरू करेंगे, क्योंकि समझ में भी आ जाए और बस दोनों काम हो जाए, मतलब समझ में भी आ जाए और ज्यादा देर तक इसके ऊपर टाइम बिताने की जरूरत ना पड़े। तो बिना टाइम बिताए हम इस चीज को बिना टाइम वेस्ट करे करना शुरू करते हैं। मैंने बोला कुछ टेक्निक्स है जो ये सपोर्ट करती हैं कि भैया लार्ज प्रोग्राम्स का एग्जीक्यूशन कैसे हम लोग अपनी छोटी सी मेमोरी के अंदर करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब मैं ये बोलता हूं कि जब प्रोग्राम बहुत बड़े बड़े होते हैं तो वो मेमोरी के अंदर कैसे फिट होते हैं एक बार के अंदर, ठीक है भैया। क्योंकि रैम की मेमोरी हो सकता है कभी कम पड़ जाए और बड़े बड़े प्रोग्राम्स को हमको रन करवाना पड़े, ठीक है भैया। इसके लिए हम कुछ स्पेशल टेक्निक्स का यूज करते हैं, जो कि यूज करने के बाद हमारी जो मेमोरी है वो आसानी से मैनेज हो जाती है और हमारे प्रोग्राम को कभी भी ये नहीं लगता है कि हमारी मेमोरी खत्म हो गई है या फिर आउट हो चुकी है, ठीक है भैया। क्या नहीं समझ में, ठीक है भैया। तो कौन कौन सी मेजर टेक्निक्स है जिनके मदद से हम लोग इस चीज को अचीव करते हैं कि छोटी सी रैम को हम बड़े बड़े प्रोग्राम्स के साथ भी रन करवा सकते हैं, ठीक है भैया। तो भैया पहला तरीका है ओवरले करना, डायनेमिक लिंकिंग करना और डायनेमिक लोडिंग करना, ठीक है भैया। इन तीनों के ही अंदर हमारे स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट यूज होता है। मतलब भैया हम कुछ प्रोग्राम को अभी मेमोरी के अंदर रखते हैं, मतलब मेन मेमोरी रैम के अंदर, और कुछ प्रोग्राम को हम लोग स्वैप स्पेस के अंदर रखते हैं, ठीक है भैया। और यहां से एक्सचेंज कर रहे होते हैं, स्वैप इन स्वैप आउट कर रहे होते हैं। बस अलग अलग कंडीशंस हैं यहां पर, होता तीनों के अंदर सेम काम है, सेम काम ही होता है। हम कुछ प्रोग्राम को जो करंटली यूज हो रहा है उसको मेमोरी में लाते हैं और बचे हुए प्रोग्राम को रखते हैं हार्ड डिस्क के अंदर स्वैप स्पेस के अंदर। क्या नहीं समझ में? एक एक करके देख लेते हैं, काम एक ही है, बस कैसे हो रहा है वही डिफरेंस है, ठीक है भैया। ओवरले का मतलब ये होता है कि भैया हम उसी पार्ट को लेकर आते हैं जो इस समय करंटली यूज हो रहा है किसके अंदर भैया, मेमोरी के अंदर, ठीक है भैया, ठीक है। और नए पार्ट को जो अभी इस समय नीड हुआ है उसको पुराने पार्ट से कर देते हैं रिप्लेस। क्या कर देते हैं भैया? पुराने पार्ट से रिप्लेस कर देते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि ओवरले के अंदर क्या होता है कि मान लो ये जगह मेरी है, यहां पर मेरी जगह खाली है, मुझे यहां पर ये जो स्पेस है इस जगह पर रखा हुआ प्रोग्राम जो है वो मिनिमाइज हो चुका है या करंटली यूज नहीं हो रहा है, ठीक है भैया। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो प्रोग्राम चाहिए होगा हमको, मतलब जो अभी रन करवाना होगा उसको हम इस जगह से एक्सचेंज कर देंगे, ठीक है भैया। क्या करेंगे? एक्सचेंज कर देंगे, ठीक है भैया। एक्सचेंज होता है यहां पर, ये आप समझ जाओ, ठीक है भैया। एक्सचेंज होता है, हम लोग इस प्रोग्राम को रन कराने के लिए कोई दूसरी मेमोरी को असाइन नहीं करवा रहे हैं, कोई दूसरी मेमोरी को खाली नहीं करवा रहे हैं, हम इस जगह से ही इसको एक्सचेंज करते हैं, इसीलिए हम इसको ओवरले बोलते हैं, ठीक है भैया। मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि एक को पहले हटाया और उसके बाद उस जगह पर दूसरे को रखा, ठीक है भैया। जब मुझे तीसरी की जरूरत पड़ेगी तो पहले मैं इसको हटाऊंगा, उसके बाद तीसरी चीज लाऊंगा, ठीक है भैया। तो ये जो चीज होती है इसको ओवरले बोलते हैं। हम लोग कोई एक्स्ट्रा मेमोरी को खाली नहीं करवा रहे हैं, इसी को यूज कर रहे हैं। मतलब यहां सिंपल सी बात ऐसी है कि मैं ये बोलता हूं कि मान के चलो ये जगह है, ये स्पेस के अंदर इस समय ये प्रोसेस रन हो रही है, ठीक है। प्रोसेस तो मेरी गिर गई, ठीक है भैया। मान लो ये जगह है, इस जगह पे ये प्रोसेस इस समय रन हो रही है, ठीक है भैया। जब मुझे एक दूसरी प्रोसेस लेके आनी है तो मुझे इसको यहां से हटाना है और उसके बाद ये प्रोसेस को मैं यहां पर लेके आऊंगा, ठीक है भैया, ठीक है भैया। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं कि भैया इसको बिना हटाए है इसको दूसरी किसी जगह पर मैं रख दिया, इसको बिना हटाए किसी दूसरी जगह पर रख दूंगा तो ये ओवरले नहीं कहलाएगा, ठीक है भैया। क्या नहीं समझ में आई? ठीक है भैया। चलो तो ये समझ में आ गया प्रोग्राम इसका वर्क कैसे होता है। मैंने बोला कि हम डिवाइड करते हैं अपने प्रोग्राम को मॉड्यूल्स के अंदर, ठीक है भैया। ये कौन करता है? ये प्रोग्रामर कर लेता है, ठीक है भैया। कोड लिखता ही ऐसे है कि हमारे कंट्रोलर्स, मॉड्यूल्स, राउटर्स, ठीक है भैया, डेटा और कोड्स ये सब अलग अलग रहते हैं, ठीक है भैया, ठीक है भैया। उसके बाद क्या होता है भैया? उसके बाद क्या होता है? एसेंशियल मॉड्यूल को हम लोग क्या करते हैं अपनी मेमोरी के अंदर रखते हैं और जो यूज हो रहा होता है उसको हम लोग लेकर आते हैं, बचे हुए को रखते हैं हमारे कहां पर? स्वैप स्पेस के अंदर। बस यही होने वाला होता है। हम तरीका बस अपनाते हैं सेम ही, हम लोग स्वैप इन स्वैप आउट ही कर रहे होते हैं, पर यहां पर ओवरले के केस में हम लोग एक्सचेंज कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं भैया? एक्सचेंज कर रहे होते हैं, ठीक है भैया। नोट किया गया? ठीक है भाई। चलो एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करते हैं भैया। हम बोलते हैं कि भैया ये अलाउ करता है वेरी लार्ज प्रोग्राम्स को छोटी सी मेमोरी के अंदर हम लोग यूज करना है। सेम एडवांटेज है, आप सब जगह इस चीज को लिख सकते हो। इससे मेमोरी सेव हो जाती है और ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम्स यूज हो सकते हैं, सीपीयू यूटिलाइज हो सकता है, ये सब बातें इसके ऊपर कह सकते हो, ठीक है भैया। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि प्रोग्रामर को प्रोग्रामिंग करते समय इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि हम लोग डिवाइड करें चीजों को, मैनेज करें चीजों को, ठीक है भैया। थोड़ा मॉड्यूलर कोड लिखें, ठीक है। कितनी बार समझ में आई? पर एक ओवरहेड है कि हर बार हमको बिना रिप्लेस कराए मतलब भैया एक्सचेंज कराए। सिंपल सी बात है कि मान के चलो इस समय ये चीज यहां पर रन हो रही है, ठीक है, ये रन हो रही है, इसका काम हो जाता है, मेरी दूसरी प्रोसेस आती है तो इसको यहां से पहले हटाना पड़ेगा और फिर इसको यहां पर लाएंगे। अब इस हटाने में चीजें हो जाती हैं स्लो डाउन। क्या हो जाती है भैया? स्लो डाउन, ठीक है भैया,
ठीक है भाई, चलो तो भैया ये चीज आप एडवांटेज डिसएडवांटेज में भी लिख सकते हो। बहुत तेजी से नोट करना, इस वीडियो को काफी जल्दी खत्म करेंगे क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। ठीक है भाई, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डायनेमिक लिंकिंग की। लिंकिंग का मतलब सिंपल सा ये होता है कि हमारा प्रोग्राम चालू हो जाता है रन होना, हमारा प्रोग्राम होता है चालू हो जाता है रन होना, और मान लो इस प्रोग्राम के अंदर कोई चीज यूज होनी थी तो उसके लिए हम बस एक प्लेस होल्डर रख देते हैं, और जब ये प्रोग्राम रन हो रहा होता है उस टाइम पर इस चीज को मेमोरी से लाया जाता है। मतलब भैया कहने का मतलब ये है कि मान के चलो मैं ये बोल रहा हूं कि इस प्रोग्राम को मुझे रन कराना शुरू किया, तो भैया इस प्रोग्राम से रिलेटेड मान लो कुछ डेटा होगा, ठीक है भैया, इस प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ लाइब्रेरीज होंगी, इस प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ क्लासेस होंगी, ठीक है भैया। तो मैं जब ये प्रोग्राम को लाऊंगा मेमोरी के अंदर तो एक साथ सारा का सारा डेटा लेके नहीं आऊंगा, मैं इन सब चीजों को तब लाऊंगा जब उस पर्टिकुलर जगह पर उस चीज की डिमांड आएगी। मतलब भैया यहां पर मान लो एक डिमांड आई एक लाइब्रेरी की, ठीक है भैया, एक लाइब्रेरी की डिमांड आई, तो उस लाइब्रेरी की उस फाइल को तब इंपोर्ट किया जाएगा जब उस पर्टिकुलर लाइन पर हम पहुंचेंगे। मान लो 100 लाइन का कोड है और 100 लाइन के कोड पे 95th लाइन पे 95 लाइन पर एक जगह आई जहां पर मुझे एक क्लास की जरूरत थी, तो मैं इस क्लास को प्रोग्राम के स्टार्टिंग में नहीं लाऊंगा, मैं तब लाऊंगा जब 95th लाइन आएगी। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, तो इसका मतलब ये होता है डायनेमिक लिंकिंग का मतलब ये होता है कि लाइब्रेरीज को और मॉड्यूल्स को लिंक करना जब रन टाइम हो रहा हो, ठीक है भैया, पहले से कंपाइल टाइम पर हम इसको नहीं लाते, ठीक है भैया, रन टाइम पर लेके आते हैं जब वो चीज रन हो रही होती है। ये चीज काम कैसे करती है, हम सबसे पहले मेन प्रोग्राम को लगाते हैं, मेन प्रोग्राम को इंपोर्ट करते हैं और उसके बाद सब जगह पे उसके प्लेस होल्डर्स और फंक्शंस को रख देते हैं और लिंक नहीं करते। हम लिंक तब करते हैं जब वो चीज रन हो रही होती है, ठीक है भैया। किसी भी फाइल लाइब्रेरी को लिंक करना, किसी भी फाइल को लोड करना, ठीक है भैया, तब करते हैं जब उस कोड के अंदर रिक्वायरमेंट आती है। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, इनमें से एक मैंने आपको DLL फाइल के बारे में बताया था। DLL फाइल भी विंडोज के अंदर कुछ इसी तरह से काम करती हैं कि वो रखी होती हैं आपके प्रोग्राम फाइल के अंदर, लेकिन जब कोई इंटरप्शन आता है, आपको जब भी एक चीज आपने शायद ही कभी फेस नहीं किया हो, मैंने कई बार एक चीज फेस करी, जब भी आप पायरेटेड विंडो का यूज करते हो तो जब भी विंडोज के अंदर कोई अपडेट आता है, जैसे आप अपना पहली बार कंप्यूटर लेके आए और जो विंडोज आपको डाल के दी वही आपको यूज करते हो, ठीक है भैया। अगर बाई चांस आप पायरेटेड विंडो का यूज करते हो जैसे मैं करता हूं, तो उसमें होता क्या है, कुछ महीने बाद, कुछ मंथ्स बाद विंडो के अंदर अपडेट आ जाते हैं, विंडोज के अंदर अपडेट्स आ जाते हैं, तो वो अपडेट्स जो आते हैं वो मुझे है ना DLL फाइल मिसिंग का एरर देते हैं। मतलब भैया जब आपका कंप्यूटर यूज करता है तो वो तो 5-6 साल के लिए वैलिड है, तो 5-6 साल के जितने भी अपडेट्स आएंगे वो विंडोज अपने तरफ से मैनेज कर लेता है, हमको जरूरत नहीं होती। पर पायरेटेड विंडो के अंदर आपको क्या करना पड़ता है कि वो DLL फाइल्स मिसिंग होती हैं, जो नए एरर आए हैं, जो नए फंक्शनैलिटीज आई हैं, वो फंक्शनैलिटीज मिसिंग होती हैं मेरे कंप्यूटर के अंदर। तो मेरा कंप्यूटर जो है वो मुझे DLL फाइल मिसिंग का एक एरर देता है कि आपके फाइल के अंदर, आपके लैपटॉप के अंदर ये पर्टिकुलर फाइल मिसिंग है। तो वो DLL फाइल कब आई, वो एरर मुझे कब आया, वो एरर मुझे तब आया जब वो पर्टिकुलर DLL फाइल मुझे मिसिंग पाई गई। जब मैं अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, अपना विंडोज रन कर रहा था, वो एरर मुझे तब आया, ठीक है भैया। ऐसे ही नहीं, मुझे पहले से ही पता था कि इस DLL फाइल को मुझे यूज करना होगा, तो मैं इसको पहले ही रख लेता हूं, मुझे नहीं मालूम था। वो एरर मुझे आया तब मैंने जाके वो पर्टिकुलर DLL फाइल डाउनलोड करी या पूरा का पूरा विंडोज जो है वो अपडेट किया। इस तरीके का काम होता है, ठीक है भैया। तो ये अक्सर आप देखने को मिला होगा, मतलब जो पायरेटेड विंडो या फिर जो पुरानी विंडोज के बाद जब विंडोज स्विच करते हैं, कोई 7 यूज कर रहा होगा, कोई 10 यूज कर रहा होगा और उसने 11 अभी इंस्टॉल करी रिसेंटली, तो उसको जब वो चला रहा होता है ना 10 को, तो और 11 आ चुकी होती है मार्केट में, तब उसको एरर आते हैं डायनेमिक फाइल्स जो है, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरीज है, वो मिसिंग है, ठीक है भैया। तो इस एरर की बात कर रहा हूं कि मैं रन होते टाइम ही चीजें लिंकिंग के लिए अलाउ, मतलब परमिशन मांगती हैं, ठीक है भैया। नोट किया गया, आगे बढ़े, ठीक है भैया। एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है कि भैया इससे मेमोरी सेव होती है। मेमोरी सेव कैसे होती है कि हम लोग पहले से ही नहीं मंगा रहे हैं, हम तब मंगाएंगे जब उसकी रिक्वायरमेंट आएगी, ठीक है भैया। क्या इतनी समझ में आई? इससे क्या होगा भैया, साइज भी डिक्रीज हो जाता है, किसका भैया, हमारी डिस्क का और प्रोग्राम की साइज का, ठीक है भैया। सिंपल सी बात यह है ना कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग स्वैप स्पेस के अंदर भी लेके नहीं आते, हम स्वैप स्पेस के अंदर भी लेके नहीं आते। हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि हमारी, मान के चलो ये मेरी रैम मेमोरी है, इस मेमोरी के अंदर यहां पर चीजें एग्जीक्यूट होनी है, ठीक है भैया। ये मेरी हार्ड डिस्क मेमोरी है, इसके अंदर ये वाला स्वैप स्पेस है जहां से चीजें स्वैप इन स्वैप आउट हो रही हैं। पर ये मान लो मेरी हार्ड मेमोरी है जहां पर चीजें परमानेंटली स्टोर हैं, ठीक है भैया। ये प्रोग्राम यहां पर रन हो रहा है, इसकी लाइन नंबर 97 पर एक रिक्वायरमेंट आई जिसके अंदर मैं एक पर्टिकुलर DLL फाइल
फाइल को या एक लाइब्रेरी को यूज करने वाला हूं। ठीक है भैया, ये लाइब्रेरी मुझे स्वैप स्पेस के अंदर भी नहीं मिलेगी, ये मुझे मिलेगी यहां पर। ठीक है भैया, हार्ड मेमोरी के अंदर। उस हार्ड मेमोरी से मैं इसको यहां से यहां लेकर आऊंगा या फिर यहां पर डायरेक्ट लेके आऊंगा। ठीक है भैया, तो कहने का मतलब यह है कि मेरी मेमोरी यूटिलाइज हो जाती है इससे। मैं फालतू की चीजों को स्वैप स्पेस के अंदर भी लेके नहीं आता, तब लेके आता हूं जब उसकी रिक्वायरमेंट आती है। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, कहने का मतलब ये है। ठीक है भैया, उसका मतलब उसके बाद सिंपल सी बात है कि अलाउ करता है अपडेट करना लाइब्रेरीज को विदाउट रिकंपाइलिंग द होल प्रोग्राम। मैंने क्या बोला? मैंने जब आपको विंडोज वाला एग्जांपल दिया तो उसके अंदर मैं आपको ये बोल रहा हूं कि मुझे वो डीएलएल फाइल मिसिंग का जो एरर आया, जो डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी की मिसिंग होने का मुझे एक एरर आया, वो मुझे बिल्कुल बहुत पहले से नहीं आ रहा। वो मुझे बहुत पहले से नहीं आ रहा कि भैया एक समय बाद जो है वो विंडोज अपडेट हो जाएगा तो आप इस डीएलएल फाइल को हमेशा के लिए स्टोर करा के रखो। भैया जब विंडो अपडेट होगा तब जाके वो लाइब्रेरी को मैं लेके आ जाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे होल प्रोग्राम को रिकंपाइल करना पड़ेगा। ठीक है भैया, डाउनलोड होते ही वो डीएलएल फाइल डाउनलोड होते ही मेरे कंप्यूटर के साथ एसोसिएट हो जाएगी और मेरा विंडोज जो है शट डाउन होने की हो सकता है एक बार मेरे से बोले कि भैया एक काम करो, अपने सिस्टम को रिफ्रेश करो या रिस्टार्ट करो, लेकिन अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि वो डीएलएल फाइल के ना होने के कारण मेरा विंडोज क्रैश नहीं करेगा। ठीक है भैया, मुझे पहले से उस डीएलएल फाइल को स्टोर करा के नहीं रखना पड़ेगा। चाहूं तो मैं विंडोज चलाते चलाते भी उसको डाउनलोड कर सकता हूं। ठीक है भैया, क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, इसका डिसएडवांटेज क्या है? इसका डिसएडवांटेज ये है कि हो सकता है कुछ ऐसी फाइल्स हो जो क्रैश हो जाए हमारी, मतलब उन फाइल के ना होने के कारण मेरा कंप्यूटर या मेरा प्रोसेस क्रैश हो जाए। सिंपल सी बात है, मान लो कुछ ऐसी लाइब्रेरीज थी जिनका होना कंपलसरी ही है, क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप इस समय विंडोज एक्सपी को यूज करोगे ना तो विंडोज एक्सपी में इतनी सारी डीएलएल फाइल मिसिंग होंगी कि वो आपका विंडोज चलेगा ही नहीं, वो क्रैश ही करेगा। इसलिए आपने देखा होगा जो पुराने कंप्यूटर, पुराने लैपटॉप आपने 5-6 साल बाद अगर ओपन करोगे तो वो चलेंगे नहीं। क्यों नहीं चलेंगे? क्योंकि उनके पास विंडोज अपडेट ही नहीं है। ठीक है भैया, अपडेट नहीं है तो होगा क्या? पुराने विंडोज रखे हुए हैं, विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, अब वो चलेंगी नहीं क्योंकि उनके पास ऐसी फाइलें हो चुकी हैं जो अब है ही नहीं, मतलब जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। इतना अपडेट आ गया है। ठीक है भैया, तो ये लिंकिंग कई बार थोड़ी सी स्लो भी हो जाती है, क्योंकि आपने मान लो कोई लाइब्रेरी है, कोई लिंकिंग है जो आपको इंटरनेट से डाउनलोड करनी पड़ेगी, जो आपको कहीं और से डाउनलोड करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ठीक है भैया, तब जाके प्रोसेस आगे इनिशिएट होगी। सिंपल सा एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम चीजों को इंटरनेट से डाउनलोड भी कर लेता है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, आगे बढ़ा जाए। लास्ट आया डायनेमिक लोडिंग। डायनेमिक लोडिंग का सिंपल सा मतलब ये होता है कि भैया हम सबसे पहले मेन प्रोग्राम को लोड करते हैं, फिर उस मेन प्रोग्राम के अंदर के कोर पार्ट्स को लोड करते हैं, फिर उस कोर पार्ट के अंदर के स्पेसिफिक पार्ट को लोड करते हैं। मतलब भैया मान के चलो पहले मोटा मोटा जो प्रोग्राम है, उसका स्ट्रक्चर है, उसका टेम्पलेट जो है, पहले वो मैंने मेमोरी में लोड कराया। ठीक है भैया, उसके बाद हम लोगों ने उस प्रोग्राम के कोर पार्ट्स को लोड कराया, फिर उस कोर पार्ट के बाद हम लोगों ने उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक पार्ट को लोड कराया। इसका बहुत अच्छा, बहुत फेमस एग्जांपल है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। कैसे भैया? हम लोग बोलते हैं रैम के अंदर कोई भी चीज, जब भी जैसे मैं कंप्यूटर चालू करता हूं तो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा मेमोरी में जगह लेता है। मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सबसे पहले मेमोरी में जगह लेता है। ठीक है भैया, ये बात आपने बताई हमको कि ऑपरेटिंग सिस्टम फिर उसके बाद आने के बाद सब चीजें मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड होने का स्टाइल पता है क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है मान लो 64 बिट का, 64 बिट का आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। जनरली आजकल ये यूज होता है, 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो होता क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम जब लोड होता है तो शुरुआत में बूट लोडर फाइल उस चीज को लोड करवाती है। बूट लोडर फाइल जो है, जो मेरा कोर्स, जो मेरी बेसिकली एक मान के चलो जो अपना वो होता है ना रोम मेमोरी के अंदर आपके बूट लोडर रखे होते हैं, और फिर वहां से ये चीज प्रोग्राम, मतलब सिंपल सी बात होना, देखो मैं आपको थोड़ा सा अंदर की बात बताता हूं। मैंने बोला बूट लोडर प्रोग्राम जो है वो मेरी रोम मेमोरी के अंदर कहीं पर रखा हुआ है, रीड ओनली मेमोरी के अंदर कहीं रखा हुआ है। ठीक है भैया, उसके बाद क्या होता है, ये रोम के अंदर से पहले आएगा कहां पर? मेरी रैम के अंदर। ये रोम के अंदर से मेरी रैम के अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि बूट लोडर प्रोग्राम को भी रन होना पड़ेगा, तो इसको भी रन होने के लिए इसको रैम में आना पड़ेगा। फिर ये रैम से आने के बाद मेरे हार्ड डिस्क के अंदर से कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम को ढूंढ कर फिर यहां पर लेके आता है रैम के अंदर और खुद निकल जाता है बाहर। ठीक है भैया, खुद निकल जाता है बाहर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लाने का काम करता है बूट लोडर। ठीक है भैया, बूट लोडर मेरा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम के अंदर लेके आया। तो इसका स्टाइल क्या होता है? पहले ऑपरेटिंग सिस्टम 16 जीबी की तरफ से इंस्टॉल होता है। मतलब पहले क्या होता है ना, 16 के पार्ट्स होते हैं, 64 के पार्ट्स होते हैं। टोटल 64 एक बार में नहीं आता, पहले वो 16 में आता है, फिर 32 में आता है, फिर 32 के बाद 64 आता है। मतलब उसके जो ऐसे मान के चलो कि जैसे चटाई खोलते हो ना, आप चटाई खोलते हो तो चटाई मान लो आपने चटाई को आपने इस तरीके से फोल्ड कर रखा है पेपर की तरह। चलो मैं काम करता हूं, पेपर का एग्जांपल देता हूं। कैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, कैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी मेमोरी में लोड होता है, मुझे आपको ये बताना है। तो इसके लिए आप एक एग्जांपल देखना। मान लो मैंने एग्जांपल लिया, मान के चलो कि ये मेरा पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मेरी मेमोरी के अंदर ऐसे जगह लेगा। तो होता क्या है ना, होता ये है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ इस तरीके से मेमोरी के अंदर आता है, कुछ इस तरीके से आपकी मेमोरी के अंदर आता है। ठीक है भैया, पहले आएगा ऐसा, ठीक है भैया, थोड़े की बाद देर बाद आएगा ऐसा,
फिर थोड़ी देर बाद आएगा ऐसा, ठीक है भैया। इस तरीके से कुछ जगह लेता है, पहले आएगा ऐसा, ठीक है भैया, ऐसा आने के बाद आएगा ऐसा, और ऐसा आने के बाद आएगा ऐसा। तो मैंने क्या बोला, पहले आपका मेन प्रोग्राम आता है, मेन प्रोग्राम के बाद कोर प्रोग्राम आता है, फिर कोर प्रोग्राम के बाद सारी फंक्शनलिटी आती है। इस तरीके से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी मेमोरी के अंदर लोड होता है, ठीक है भैया। क्या नहीं समझ में आई? तो मैं यही समझाना चाहता था कि ये डायनेमिक लोडिंग जो होती है वो कुछ इस तरीके की होती है कि पहले मेन प्रोग्राम आएगा, फिर उस मेन प्रोग्राम के कोर पार्ट्स आएंगे, फिर उस कोर पार्ट के स्पेसिफिक पार्ट आएंगे, ठीक है भैया। क्या नहीं समझ में आई? ठीक है भैया, ठीक है भाई, ठीक है। तो डायनामिक लिंकिंग का मतलब होता है कि हमारे प्रोग्राम के अंदर मॉड्यूल्स होते हैं। मान लो मैं ऐसे मॉड्यूल्स बोलूं तो ये मॉड्यूल्स के अंदर मान के चलो ऐसे आएगा भाई। मैं ऐसे नहीं बोला कि पन्ना खुलता है, मैं ऐसे नहीं बोला कि पन्ना खुलता है। होने का मतलब ये है कि मान लो इसके ऐसा कुछ पार्ट था, ऐसा कुछ लास्ट में बनने वाला होता है, ऐसा कुछ लास्ट में बनने वाला होता है, तो उसमें पहले इतना हिस्सा आता है, पहले इतना हिस्सा आता है, फिर इतना हिस्सा आता है, और फिर बाकी के हिस्से आते हैं, ठीक है भैया। फिर बाकी के हिस्से आते हैं, कुछ इस तरीके का काम होता है, ठीक है भैया। मैं ये बताना चाहता था आपको। ऐसा नहीं है कि पन्ना होगा कि ऐसे आएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को फिर ऐसे खोलेंगे, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मैंने बोला पहले ये आया, फिर ये आया, फिर ये चारों आ गए एक साथ, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। 16, 32, 64 ऐसे, ठीक है भैया। क्या नहीं समझ में? हाँ ठीक है भाई, ये चीज नोट करी। नोट करने के लिए आपको जगह देनी पड़ेगी मुझे थोड़ी सी। साफ कर दूं क्या इसको? ठीक है भाई, इसको साफ कर देता हूं। नोट किया क्या? आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करते हैं। थोड़ी सी फास्ट प्रोग्रामिंग कर लेता है, ठीक है भैया। क्यों? क्योंकि हम पहले मिनिमम लोड के हिसाब से चीजों को लाते हैं कि मान के चलो मेरा बूट लोडर प्रोग्राम थोड़ा हल्का प्रोग्राम होता है। क्यों? क्योंकि वो रोम की छोटी सी मेमोरी के अंदर केबीज और बाइट्स की, मतलब केबीज और एमबीज की स्पेस ले रहा होता है, तो उसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो 4 GB 7 GB के ऑपरेटिंग सिस्टम को उठा के ले आए, ठीक है भैया। तो उसको वो लेके आता है, तो पहले हमारे मिनिमम से मिनिमम प्रोग्राम को लोड करता है। उसके बाद वो प्रोग्राम जो लोड हो गया है वो अपने दोस्तों को बुलाता है। कहने का मतलब ये है कि मेरा बूट लोडर हल्का सा एक छोटा सा प्रोग्राम होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम को मेरे मेमोरी रैम के अंदर लेकर आता है, ठीक है भैया। तो वो उतने पार्ट को लेकर आ जाता है जो पार्ट आने के बाद अपने दोस्तों को बुलाएगा। क्या तुम्हें समझ में आई? तो ये जो मेन पार्ट आया है, ये मेन पार्ट जाके फिर अपने एक दोस्त को बुलाएगा, फिर ये कोर पार्ट सब मिलके अपने बाकी के दोस्तों को बुलाएंगे। कुछ इस तरीके का बात कर रहा हूं मैं, ठीक है भैया। मेमोरी सेव होती है, सिंपल सी बात है। बेटर यूज होता है सिस्टम्स का। क्यों? क्योंकि छोटी सी रैम है, वो छोटी सी रैम से ही मुझे अपना बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कराना है, चाहे विंडोज कराओ, चाहे मैक कराओ, चाहे हमारा लिनक्स कराओ, वो एक छोटा सा बूट लोडर ही ये काम करता है। डिसएडवांटेज क्या है? ठीक भैया, ये चीज थोड़ी सी डिले करती है। आपने देखा होगा, आप जब अपना कंप्यूटर चालू करते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ऐसा तो नहीं होता कि सेकंड्स में हो जाता है, ऐसा नहीं होता, काफी थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है भैया। और ये चीज बहुत केयरफुली मैनेज करनी पड़ती है, वरना एक बहुत बड़ा सा इशू आता है जिसको बोला जाता है फर्मवेयर अपडेट, ठीक है भैया। अगर आपने गलती से ऑपरेटिंग सिस्टम चालू करते टाइम फर्मवेयर अपडेट कर दिया तो मदरबोर्ड खराब हो जाएगा। मतलब रीड ओनली मेमोरी से आपके बूट लोडर की इंफॉर्मेशन करप्ट हो जाएगी, तो उस टाइम पर आपका कंप्यूटर का बट्टाधार हो जाएगा। आपका कंप्यूटर अब किसी काम का नहीं है, ठीक है भैया। मतलब कहने का मतलब यह है, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके अक्सर विंडोज ये सब नहीं करता है, अक्सर विंडोज ये चीजें नहीं करता है, आपको ये परमिशन अलाउ ही नहीं करता। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप कंप्यूटर चालू करते टाइम कुछ फंक्शनैलिटीज को, पहली बात तो कभी भी जब कंप्यूटर चालू हो रहा हो तो F12 दबा के, एस्केप दबा के कुछ छेड़खानी मत कर देना, वरना आपकी सिस्टम फाइल्स जो हैं वो करप्ट हो जाएंगी तो फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम खुल नहीं पाएगा। हालांकि उस चीजों को आप मैनेज कर सकते हो, लेकिन मतलब नहीं मालूम तो नहीं कर पाओगे, कहने का मतलब ये है, ठीक है भैया। नोट किया गया? हाँ ठीक है भाई। तो यहां पर भी छोटे छोटे टॉपिक्स थे, आपको कुछ नहीं करना, मुझे बस बताना होता है, आपको एक पूरी ब्रॉड पिक्चर बतानी होती है, इसलिए मैं आपको पढ़ाता हूं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, चीजें थोड़ी सी जो बची हैं इस चैप्टर के आगे वो बताएंगे आपको। तब तक के लिए इसी तरह।